हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एकदम धमाकेदार रिवीजन। धमाकेदार रिवीजन कहने का मतलब है बहुत कम समय में चैप्टर 1 खत्म। इसमें से एकदम बाहर से पूछवे नहीं करेगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जो बताएंगे वहीं से आएगा 2022 बिहार बोर्ड के लिए। ये छोड़िएगा नहीं, ना तो पूरा पछताइएगा। ये वाला एकदम समझिए, चैप्टर 1 अब लगातार ही मेरा पहला लेक्चर है अब की बार 95 पार सीरीज का। पहला चैप्टर 1 का रिवीजन, 2 दिन बाद चैप्टर 2, 3 दिन बाद चैप्टर 3, ऐसी करते करते चैप्टर 15 तक का रिवीजन। तो टॉप होने के लिए तैयार हो जाइए, टॉप होने के लिए तैयार हो जाइए, इस सीरीज से जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें आपको टोटल फिजिक्स का रिवीजन मिलेगा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी मीडियम के लिए भी होगा और ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी होगा, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, तो इसी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, बच्चा बच्चा इस सबको जानता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश में कहते हैं बुआ, ये पूरा संसार दुनिया जान रहा है इस सब चैप्टर को। एकदम तनी सा लंबा जाता है, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम जो जड़ है वो पूरा खत्म कर देता है। ये ना पढ़िएगा तो 2 या 3 कुछ बुझाइबे नहीं करेगा। तो ये चैप्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है, विद्युत स्थिर के अंदर आता है बुआ। किसके अंदर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, विद्युत स्थिर के अंदर। ये पहला चैप्टर है जो बहुत बढ़िया नंबर दिलाने के लिए ही तैयार है। तो आइए एकदम अब जुड़ जाइए और मिठाई खरीदने के लिए तैयार, काहे कि सुन लीजिए टॉप कर रहे हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। काहे कि छोड़ेंगे एक को नहीं, तो जुड़े रहिएगा। जो बच्चा कुछ आज तक फिजिक्स का किताबों नहीं देखा है वो जुड़ल रहेगा, ठीक है। उसको भी सब बुझा जाएगा, ठीक है। टॉप कीजिएगा, 1-2 किलो मिठाई माला, साथ में 3 किलो हमको भी पहुंचाइए। चलिए, तो ध्यान से समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पहला जो स्टार्ट होता है वो है आवेश। आवेश का चीज होता है, आवेश बुआ बहुत सिंपल चीज है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा अंदर आवेश नहीं है, वो मेरे अंदर भी आवेश है बुआ, ठीक है। मेरे अंदर भी चार्ज है, मेरे अंदर भी चार्ज है। वो अलग बात है कि जितना प्लस है उतने माइनस भी है। इसीलिए एटम इज न्यूट्रल बोला जाता था। व्हाई एटम इज न्यूट्रल? तो बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल। ऐसी ना सब बोलता था। कहने का मतलब जितना धन होता है बुआ, जितना प्लस उतने माइनस। तो इसलिए कौन चीज, लकड़ी, मेरा लकड़ी उदासीन है, इसको छुइएगा तो बिजली उजली नहीं मारता, काहे? उदासीन है, सब उदासीन है, पूरा सब पंखा उंखा ये सब उदासीन है ना। तो सुनिए, अगर कोनो वस्तु पे प्लस आ जाए और माइनस आ जाए तो एकदम पासों मत जाइए, एकदम डर के एकदम 2 कोस दूर रहिए। ये सब खतरनाक है, ये सब करंट उरेंट का पता मार उड़ दे। तो प्लस और माइनस एकदम खतरनाक होता है, ये आवेश होता है। तो सुनिए, ये सब आवेश है, ये आवेश है। आवेश अब आता कैसे, को बात समझिए। देखिए, ये कौन वस्तु था, आई वस्तुआ बेचारा उदासीन कहे के मतलब जितने प्लस था उतने माइनस। अब वह सुनिए, ये बीचवा में प्रोटॉन एकदम ताकते रहता है, एकदम घूम नहीं सकता। ये कहिए घूम ले, ये घूम नहीं सकता, इन्हें उन्हें नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉनवा मौज मस्ती में ऐसे पूरा चकरिया रहा है, ठीक। आई चाहेगा तो इधर भी फंस जाएगा, अरे मस्ती, पैसा वैसा मिलेगा, खाना उना खाएगा सीधे पार। तो ये ऐसे भागियो सकता है इलेक्ट्रॉन, और फिर चाहे तो ये ठंडा पड़ेगा तो घर में आइयो सकता है, ठीक है, कंबल उम्बल ओढ़ लेगा। तो सुनिए,
या तो इलेक्ट्रॉन बाहरों निकल सकता है या तो अंदर भी आ सकता है। ये एकदम टुकुर टुकुर ताकते रहता है, ये बेचा पूरा इलेक्ट्रॉन पे खिसियाल रहता है, काहे कि वो घूम रहा है हमारा अंदर में बैठैले है। तो ये समझिए ध्यान से, ये है बुआ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन था उतने प्रोटॉन था, तो उदासीन। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एगो निकल जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एगो निकल जाता है तो होता क्या है, एगो इलेक्ट्रॉन का कमी होने से प्लसवा वाला बुआ ज्यादा, प्लसवा वाला ज्यादा, तो एगो प्लस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एगो प्लस आएगा, और 2 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 गो प्लस आएगा, और 3 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 गो प्लस आएगा। आई सुनिए, अगर एगो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एगो माइनस आएगा, एगो माइनस आएगा, एक माइनस, और 2 गो इलेक्ट्रॉन आएगा बुआ तो 2 गो माइनस, 3 गो आएगा तो 3 गो, तो गया तो प्लस आया तो माइनस। चलिए अब समझिए, अब जब किसी पे आवेश आ जाता है तो सुनिए, आवेश आ जाता है तो वो अपने अंदर एक गुण लाता है, खींचे वाला। कौन वस्तु को खींच सकता है, अगर आवेश आ जाए ना तो हो सकता है तुमको भी खींचिए दे। तो समझिए ध्यान से, अगर किसी में प्लस माइनस आ जाए तो या तो खींचता है या तो धक्का मारता है, या तो खींचता है या तो धक्का मारे लगता है। तो सुनिए, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है या तो धन आ जाना, या तो ऋण। तो 2 गो आवेश, एगो बोलिए, एक धन और एगो ऋण। और धन कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर फान गया, बाहर फान गया माने इलेक्ट्रॉनवा का एगो कमी हो गया। अब समझिए, माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, अंदर अंदर आ जाएगा माने ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस, और कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस। और जब आवेश आ जाता है तो ये अपना विद्युत गुण दिखाने लगता है। तो आवेश किसी वस्तु पे आ जाता है तो विद्युत गुण दिखाने लगता है, मतलब किसी को खींच देगा, कौन वस्तु को कौन मार के धक्का पटक देगा। तो ये सुनिए, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु से पर आने पर यह विद्युत गुण को दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है। जैसे वो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी को रिपल्सन कर सकता है, मतलब अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, तभी हो सकता है। हम नहीं खींच सकते, काहे, ना मेरे ऊपर प्लस है ना मेरे ऊपर माइनस, लेकिन जैसी प्लस माइनस आता है तो अट्रैक्टिव भी हो जाता है और ये रिपल्सिव भी हो जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिपल्सिव भी करेगा, रिपल्सन भी होगा। तो समझिए, आवेश कितने प्रकार का, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। टाइप्स ऑफ चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घट जाता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, माने ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवेश समझ गए, आवेश क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन होता है, ऋण होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। आवेश का मात्रक एकदम याद रखिएगा, 1 नंबर में ये फिक्स होता है, 1 नंबर में ये आवेश का मात्रक फिक्स होगा। पहला कूलम, ये एसआई मात्रक है, कैसा मात्रक है, तो एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ये जो है वो है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। अब समझिए, ई वाला है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट या तो ईएसयू होता है या तो स्टैट कूलम। याद रखिएगा, 1 कूलम होता है 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू या स्टैट कूलम। 1 कूलम में कितना होता है, 3 × 10 के पावर, एकदम बुआ याद रख लीजिए, एकदम याद रख लीजिएगा। और 1 एब्सोल्यूट कूलम, यो एगो मात्रक है, ईएमयू उसको कहते हैं, ए भी कहिए चाहे ईएमयू कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये है, ठीक है। ईएसयू माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 AB होता है, 1 AB बराबर होता है 10 कूलम, याद रखिएगा। 1 AB एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम। मात्रक याद रखिए, 3 को मात्रक बता दिए, वो 1 नंबर फिक्स का पता पूछेगा, एकदम कंफर्म है, तो मात्रक को भुलाइएगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिएगा आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जैसे बचपन में 1 2 3 और 3 2 5 और 5 2 7 और 3 10 ऐसे करते थे ना, जोड़ते थे, घटाते, पापा ऐसे सिखाते, ये बुआ ऐसे जोड़ो ना, तो 1 गो 2 गो 3 गो और 2 गो और जोड़ दिया स्लेटवा पे, तो 3 2 5 गो। तो ऐसे बचपन में नर्सरी में सब जोड़ सीखा था। तो यह जोड़वा का इस्तेमाल यहां भी होता है। आवेश योगात्मक होता है, मतलब चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज इज एडिटिव, इट कैन बी एडेड। और यहां पे जो चार्ज है, आवेश है, वो स्केलर होता है। स्केलर कहने का मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता, ना इसका कभी नहीं देखेगा 2 कूलम
ईस्ट में कोई किताब ऐसे नहीं लिखा, बिकॉज दे नो कि चार्ज डोंट हैव एनी डायरेक्शन, चार्ज डोंट हैव एनी डायरेक्शन, इसके पास कोई दिशा नहीं होता है, तो ये स्केलर होता है, इसको जोड़ा जा सकता है। अब सुनिए, अगर एक धन आवेश है दूसरा धन आवेश है तो ये दोनों धक्का मार देगा, धक्का मार देगा। धन माने पैसा, पैसा माने अमीर, अमीर अमीर देखते हैं गांव मोहल्ला में, दोनों एक दूसरा पे खिसियाई रहता है। एगो दानापुर में खड़ा रहेगा, पानापुर में, मतलब एगो एन्ने रहेगा तो वो एकदम दूसर का नजदीक कभी नहीं करेगा, अमीर वाला एकदम ऐसे टसन में रहता है। हम चल जाएंगे, हमारे बराबरी में तो है, का जाए उगे देखे तो अमीर अमीर रहेगा तो हमेशा दूर फेंकाते रहेगा, मतलब धन धन रहेगा, पैसा पैसा रहेगा तो दूर। अब प्लस, अब माइनस, अब माइनस माइनस रहेगा तो बुआ एकदम इहो दोनों दूर रहता है। जानता है माइनस माने ऋण, ऋण माने निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋण मतलब गरीब, गरीब हो जाएगा कर्जा खा खा के, ऋण खा खा के गरीब, तो ई गरीबवा एगो गरीब ई एगो गरीब ई, तो ई दोनों गरीबवा बोले पैसा चाहिए 2 रुपया, तो ई जाएगा एकरा पास, तो अब ई देगा पैसा, अरे एकरा पास खुदे पैसा नहीं, क्या मांग रहे हैं इससे आप, तो ई समझिए ऋण ऋण होता है तो दोनों नजदीक नहीं आता है, दोनों बोलिए दूर भागता है। यो दूर भागेगा कि जाएंगे पैसा मांगने को, इंसल्टो हो जाए, पैसों ना दे तो वो भयानक इंसल्ट, तो समझिए, तो ये कहने का मतलब ये दोनों दूर भागता है। आई सुनिए, एगो प्लस होगा एगो माइनस, गरीबुआ जाएगा अमीर के पास, तो बोले आ जब हुआ कितना चाहिए 100 200 कितना, तो ये दे देता है, तो ये दोनों सट्टल रहता है, एकदम अमीर अमीर गरीब एकदम सट्टल रहता है। काहे गरीबों वाला खुश है कि चलो पैसा मिलेगा, अमीरों वाला सोचा एक दो बोरा मेरा उठा दिया तो अलगे खुशी इसको मिल जाएगा, तो दोनों सट्टा रहता है। ठीक है, अब सुनिए, योगात्मक होता है, जोड़ा जा सकता है, एगो दूगो सेम चार्ज होगा, समान आवेश होगा तो दोनों प्रतिकर्षित होता है, अब विपरीत होगा मतलब प्लस माइनस होगा तो आकर्षित होता है, ये भी एक गुण है। अब सुनिए तीसरा, ये सबसे भारी गुण है, क्वांटमीकरण। आइए क्वांटमीकरण समझते हैं, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए एक बात समझिए बुआ, दुनिया का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, कण होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे भी एक क्वार्क, क्वार्को होता है, ठीक है, लेकिन क्वार्क जो है वो फ्री नेचर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलता है, कॉम्बाइंड फॉर्म में, इसलिए क्वार्क को हटाइए। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, बालुओं से, बालू इतनी को बालू, तो बालुओं से छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाकू से काटे जाइएगा, वो अपने छोटा, उससे कोई छोटा नहीं, और उसको काट के बोल रहे हैं कि और छोटा, बेवकूफ है का बालू आपसे कटता नहीं है, चले इलेक्ट्रॉन काटे। देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं मिलता है बुआ, आधा खोद दीजिए ना, इलेक्ट्रॉन तो एकदम छोटा है तो मिलेगा एक के इलेक्ट्रॉन, ना तो 2 गो ना तो 3 गो। मार्केट में जाएगा बोले 4 गो इलेक्ट्रॉन दे, तुरंत दे दिया। अब मार्केट में गए 3.5 गो इलेक्ट्रॉन दिए, 3 तबड़ा 3.5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो कभी भी 3.5 4.5 5.5 अब 5.3 5/10 ये सब नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। कभी भी आप मार्केट में जाइएगा तो वो बोलेगा ले लो बुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ले लो बुआ 2 इलेक्ट्रॉन, बोलेगा ले लो बुआ 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन कहिएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन, ना ना ना, ये नहीं मिल सकता। तो सुनिए, कोनो वस्तु पे जो आवेश होगा ना, चार्ज, किसी वस्तु पे, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो समझिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चार्ज कितना हो सकता है इस पे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 4। इस पे कभी भी 5.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो सुनिए, अब अगर यहां पे होता है ऐसे निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो याद रखिए प्लस होता है, ऐसे अंदर आएगा तो माइनस होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो सुनिए क्या बोला है आवेश के क्वांटमीकरण में, आवेश के क्वांटमीकरण में बोला है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो E के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो किसी वस्तु पे आवेश होगा तो 1E, या तो इंटीग्रल मल्टीपल लेना है पूर्णांक गुणज 2E या तो 3E, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर में आएगा तब तो माइनस वाला बात होगा,
आज जब बाहर में जाएगा, बाहर में, ठीक है, बाहर में, जैसे बाहर में अगर जाएगा ना तब वो चार्ज हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए लिखा हुआ रहता है Q बराबर प्लस माइनस NE। काहे प्लस लिखा रहता है? तो प्लस लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो प्लस आएगा आवेश, अंदर आ जाएगा तो बोलिए माइनस, ठीक है। इसीलिए दोनों को मिला के, प्लस और माइनस वाला को मिला के, प्लस माइनस एक के साथ एन क्या होता है? एन होता है कि या तो एक गो इलेक्ट्रॉन या तो दो गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ना तो तीन गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे सुन लीजिए, अगर ई है कोई वस्तु, इससे एक गो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर दो गो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन, और तीन इलेक्ट्रॉन हो गया, निकल गया तो हो जाएगा आवेश कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। और सुनिए 3.5 गो निकल गया, तबड़ाक तबड़ाक धड़ाए लगे, काहे? 3.5 गो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तूरे जाइए का जी, 1.5 गो आदमी मिलता है, 3.5 गो मार्केट में आदमी मिलता है, तो कभी भी आदमियों नहीं ना बटाता है। तो उसी प्रकार से चार्जों नहीं, इलेक्ट्रॉनों नहीं बटाता, काहे? अपने छोटा है। तो अब समझिए, लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन चला गया तो हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन चला गया तो -3 इलेक्ट्रॉन। तो यही को दोनों को मिला के प्लसों वाला है और माइनसों वाला NE, जहां N क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, 3.5 नहीं, ठीक। चलिए, तो यह है आवेश का क्वांटमीकरण कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो E के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, जैसे E, Q बराबर NE। चलिए, आवेश संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब कि किसी वस्तु पर जितना पहले आवेश था उतना बाद ही में आवेश हो सकता है, वो कभी घट बढ़ नहीं सकता। हाँ देखिए, जैसे ई है, ये कोई वस्तु है, तो इस पे टोटल आवेश जो होगा वो संरक्षित होगा, मतलब कंजर्व होगा, वो वेस्ट नहीं होगा, सेफ होगा। मतलब क्या? जैसे मान लेते इधर 1 कूलम है, इधर 2 कूलम है, इधर 3 कूलम, तो टोटल कितना है? 3 2 5 1 6 कूलम। तो रातों में 6वें कूलम होगा और शामों में 6वें कूलम। वो अलग बात है कि अब आवेशवा घूम के इस पे हो गया 2 कूलम, इधर हो गया 1 कूलम, इधर हो गया 3 कूलम, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अंदर में चार्ज का, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, लेकिन बाद में भी टोटल चार्ज बताइए हमेशा कितना ही होगा? 6 कूलम होगा। मतलब आवेश हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अंदर में, लेकिन घट बढ़ नहीं सकता है कि एकदम घट गया बढ़ गया। तो याद रखिए, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अचरता मतलब रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब है कि देखिए, द्रव्यमान को अगर हम पेनवा को ऐसे फेंके ना तो बचवा को ऐसे कैच कर लिया, सोच रहा है क्रिकेटर है। सुनिए, आज पेनवा से ऐसे कस के मार दिए, भाग के पूरा छोड़ छाड़ के भाग गया, फील्डे छोड़ दिया, ठीक। तो जानता है कि द्रव्यमान जो है, मास जो है, वो वेग पे निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है। वेलोसिटिया ज्यादा दे रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग गया, काहे? चोट लग रहा है, कपार फूटे उठे का डर लग रहा है सबको, ठीक है, तो छोड़ छाड़ के वो भाग जाएगा। लेकिन आवेश को इससे मतलब नहीं है, चार्ज को इससे मतलब नहीं है, वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आवेश अचरता का मतलब ये वेग पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, ये अचर रहता है, इसको वेलोसिटी से कोई मतलब, वेग से मतलब नहीं होता है। अब आइए आगे देखिए, घर, अब किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, आई बेचारा शुरुआत में काची था? उदासीन था, उदासीन, इस पे आवेश लाने को ही क्या कहते हैं? या तो आ जाए आवेश प्लस या तो आ जाए माइनस, ठीक है, आवेश या तो आ जाए प्लस या तो आ जाए माइनस, उसको कहते हैं आवेशन। आवेशन मतलब कि प्लस और माइनस ला देना किसी वस्तु पे, उसी को कहते हैं आवेशन। अब एक क्वेश्चन भी इसमें पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? तो सुनिए, अगर कोई वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बुढ़वा कहीं का, एकदम बोक्का जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, आपके शरीर से हड्डियां माने हाथ निकल जाए तो द्रव्यमान ना घट जाएगा?
तो बाल निकल जाए, 1 किलो बाल रख ले तो निकल जाएगा, तो काची हो जाएगा, थोड़ा 1 किलो वजन कम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका थोड़ा सा द्रव्यमान भी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31, तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा तो एगो दूगो हाथ जोड़ लीजिए ना, दूगो 65 किलो के है ना, तो हो जाएगा 75 के, समझे। तो दूगो हथवा जोड़ लीजिए तो आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, समझे। दूगो हथवा जोड़िए तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें अंदर आ रहा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बताइए, द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो घटेगा और द्रव्यमान अंदर आएगा तो बढ़ेगा। तो अब चलिए, आवेशन क्या होता है? आवेशन होता है कि किसी वस्तु पर या तो प्लस आ जाना या तो माइनस आ जाना, इसी को कहते हैं आवेशन। मतलब प्लस आ जाना, माइनस आ जाना, ठीक है। तो आवेशन 3 प्रकार से होता है। एक घर्षण द्वारा आवेशन, जैसे दूगो वस्तु को रगड़िएगा तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन अंदर में एकदम खाना मिल गया, भात दाल चोखा, इलेक्ट्रॉन गर्म हो गया। हम लोग का सुनिए, हम लोग का खाना दाल भात चोखा, इलेक्ट्रॉनवा का खाना बोलिए उष्मा, उष्मा खाता एकदम कटर कटर खा जाएगा, ठीक। तो अब समझिए, इलेक्ट्रॉन खाया उष्मा, इलेक्ट्रॉन खाया उष्मा। आप दाल भात चोखा खाते हैं तो कितने पटना से दिल्ली ना पहुंच जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनवा का समझ रहे, उष्मा खा के वहीं पर रहेगा? नहीं, वो भागेगा, वो भागेगा। तो देखिए ध्यान से, जब आप रगड़ते हैं तो होता क्या है, शुरुआत में दोनों उदासीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के, काहे कि जब रगड़े तो गर्मी मिल गया, गर्मी माने इलेक्ट्रॉन पूरा खुश हो गया, खुश माने कि मेरा खाना आ गया, खाना आ गया तो बताइए इसमें से निकल के इसमें जाएगा, तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, तो हो गया ना आवेशन घर्षण से। अब सुनिए, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं कि दूगो वस्तु रहेगा, ठीक है, एगो प्लस रहेगा आ एगो उदासीन रहेगा, इसी पे हमको आवेश लाना रहता है। तो एक चालक के तार द्वारा करते हैं, तार द्वारा, जैसे मोबाइल किया जाता है। मोबाइल ये है बिजली, अब बिजली से तार निकाल के मोबाइलवा में सब चार्ज पहुंचा रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा प्लस उलस। तो समझिए यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन, जिसमें तार का जरूरत पड़ जाए, तार के माध्यम से आवेश लाया जाए, उसको चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन माने कि सुनिए, ललचाना है, इसमें ललचाना है, ठीक। देखिए लॉलीपॉप दिखाना है, देख कैसे लॉलीपॉप दिखाइए, एकदम समझिए, लेमचोस। होता क्या चीज है, यहां पे है, तार उड़ नहीं, यहां पे तार उड़ नहीं चाहिए, एगो यहां पे लाइए, एकदम ई प्लस है, ठीक। आई दूरे से बोलिए काबू आया, देखो, तो ई दूरे से तार उड़ नहीं दिखाना है, और ना टच करवाना है। बिना टच किए हुए इसको क्या कर देना है, बिना टच किए हुए इस पे आ जाता है प्लस या माइनस, बिना टच किए हुए। जैसे आजकल तो लाख रुपए के मोबाइल है का आजकल देख रहे हैं, बिना टच किए हुए आवेश आ जा रहा है, उसमें पूरा बैटरिया में आवेश भर जा रहा है, बिना टच किए, कौन तार उड़ चाहिए नहीं, तो सब प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन होगा तो मोबाइल 2 लाख रुपया का मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, रगड़ के घर्षण हो तो बोलिए घर्षण द्वारा आवेशन, तार से घर्षण हो, तार जोड़ के, जैसे आजकल हम लोग 10,000 के मोबाइल ले रहे हैं, तार से आवेशन हो रहा है, तो वो क्या, चालन द्वारा आवेशन। अब समझिए, प्रेरण द्वारा आवेशन माने लेमचू दिखाना, मतलब माने उधर खड़ा है, देखो बुआ, उसको दीजिएगा नहीं, ठीक, ऐसे दिखाते रहिएगा, तो समझिए वो दूर पे रहेगा, ठीक है। कौन तार नहीं दिखाना है ना कि जाके ले बुआ एकदम हाथ से टच कर दिए ना, एकदम समझिए दूरे पे रहना है। बिना टच किए हुए अगर आवेश आ जाए, चार्ज आ जाए, तो उसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हम बताए थे गहराई में, ठीक है। चलिए अगला, आवेश का निरंतर वितरण, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वितरण, आवेश को बांटना है, तो आवेश को बांटा जाता है 3 प्रकार से। सुनिए, एगो रेखा के ऊपर, एगो क्षेत्रफल के ऊपर, एगो आयतन के ऊपर। एक लाइन के ऊपर, लीनियर के ऊपर बांटते हैं, एक सरफेस के ऊपर बांटते हैं, पृष्ठ के ऊपर, एक आयतन के ऊपर। आयतन माने वॉल्यूम। तो सुनिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, कैलकुलस रूप में लिखा जाता है डी क्यू बाई डी एल, ठीक है, डी क्यू बाई डी एल। इसका मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, चार्ज का मात्रक कूलम, लेंथ का मीटर। इसका होता है, इसको दिखाते हैं आप सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, कैलकुलस रूप बताइए डी क्यू बाई डी ए। मतलब अगर लंबाई पे बांटे आवेश तो उसको आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर क्षेत्रफल पे बांटे, सरफेस पे, तो उसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका यूनिट बोलिए, यूनिट
कुलम ये सब पूछता है, यूनिट मात्रक पूछता है, कुलम मीटर स्क्वायर। आवेश का आयतन घनत्व, तो ये होता है, इसको रॉ से दिखाते हैं, ये होता है क्यू बाई भी, आई होता है कैलकुलस रूप डी क्यू बाई डी भी। ठीक है, बोलिए कुलम प्रति मीटर क्यूब, तो ये सब याद रखिएगा। अगला देखिए कुलम का नियम, कुलम का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से, अगर किसी वस्तु पे आवेश आ जाए, अगर किसी वस्तु के पे आवेश आ जाए, मान लेते दो गो वस्तु है जिसके पास आवेश है, तो ये आवेश है Q1, एगो पे आवेश है Q2, तो दोनों के बीच में दूरी R है, तो समझिए बोला गया क्या है, इनके बीच लगता हुआ बल इस समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के। ठीक, इन दोनों के बीच लगता हुआ बल वह क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, दोनों को मिला दीजिए, तो मिलाइएगा तो आ जाएगा F बराबर के Q1 Q2 बाई के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दोनों को मिलाने पे। ठीक है, ऐसे मिलाने पे ऐसे आएगा, F समानुपाती है Q1 और Q2 बाई R स्क्वायर, हटता है तो एगो नियतांक आता है जिसको के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको कुलम का नियतांक कहते हैं। अब आइए ध्यान से देखिएगा के क्या होता है, यहां पे ये फॉर्मूला के को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें ये वाला बहुत मेन है, ये वाला, इसको परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, परमिटिविटी कहते हैं या परावैद्युतता या विद्युतशीलता कहते हैं इसको, तो इसका दो को याद रखिएगा, ये है कुलम का नियम। ठीक, के जगह हम लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर दूगो Q1 Q2 और दोनों के बीच एकदम वायु हो, निर्वात हो, याद आया, वायु हो निर्वात हो, तब तो ई वाला लिख के काम चल जाएगा। अगर कोई माध्यम हो, मास्टर फॉर्मूला, लकड़ी रख दीजिए, पानी रख दीजिए, हवा रख दीजिए, कड़वा तेल रख दीजिए, कुछ रखिए, तब बताइए ये हो जाता है, तब ये किसी मीडियम के लिए हो जाता है। मतलब अगर Q1 है और Q2 है और दोनों के बीच में मीडियम रख दीजिए, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है, कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी रखिए। ठीक है, तब आप फॉर्मूला लिखिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R इसको अपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए इसका अलग अलग, पानी के लिए 81 होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, दो आवेशों के बीच में अगर कोई भी मीडियम होगा, कोई भी माध्यम होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला तब लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जब केवल माध्यम दोनों के बीच में हवा होगा, निर्वात होगा। चलिए अपेक्षिक परावैद्युतता देखिए, अपेक्षिक परावैद्युतता होता है जब ये दोनों को भाग मारिएगा तो कट कुट के आ जाएगा एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतता, माध्यम का, ई होता है निर्वात का परावैद्युतता। निर्वात मतलब कि जब दोनों के बीच में, देखिए Q1 आई Q2, अब ध्यान से सुनिएगा, जब कोई माध्यम होगा तो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, और जब हवा निर्वात होगा तब लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को भाग दे दिए तो इसको कहा जाता है अपेक्षिक परावैद्युतता। अपेक्षिक परावैद्युतता, तो अपेक्षिक परावैद्युतता का जो मात्रक होता है वो होता ही नहीं है। ये देखिए, इसको विद्युतशीलता कहते हैं या परावैद्युतता कहते हैं। इसका मात्रक होता है कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निकाल सकते हैं, इस मान से निकाल सकते हैं, अब यहां से निकाल सकते हैं इसका मात्रक। इसका विमा जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है, तो सुनिए M1 ऊपर चला जाएगा तो M-1 आ L -3। अब बच्चा सब समझ रहा है, ये देखिए ए T के पावर 2 गो तो 4 गो हो गया, तो T के पावर 4 गो I के पावर 2 गो, जैसन है वैसने हो गया। तो ई 2 गो याद रखिए, एगो ई एक नंबर यह पूछेगा, या तो ये वाला पूछेगा या तो इसका बीमा पूछ देगा। एक बार तो दोनों पूछ दिया तब हुआ, लड़का सब टॉप मार गया। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों पूछ देगा तो समझिए बच्चा सब टॉप मार लगेगा। है ये 2 नंबर फ्री पॉइंट में आ रहा है, एगो मात्रक आएगा, या तो इसका मात्रक ये होता है या तो फराड प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, आएगो इसका बीमा याद रखिएगा।
थोड़ा स्पीड जा रहा है क्या कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट करना है। चलिए, विद्युत बलों का अध्यारोपण क्या होता है समझिए। विद्युत बलों का अध्यारोपण होता है, मान लेते हैं कोई Q0 कोई आवेश है, इधर बहुत सारा आवेश है Q1 Q2 Q3 Qn, तो इस पे बल लगाएगा F1, इस पे बल लगाएगा F2, इस पे बल लगाएगा F3, ठीक है, इस पे बल लगाएगा Fn। तो इस पे जो कुल बल निकलेगा, इस आवेश पे कुल बल मतलब जीरो वाला पे कुल बल जो होगा वो हो जाए क्या, इस सभी बलों का सदिश योग कर दीजिए F1 F2 F3 डॉट 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 प्लस Fn, ठीक है। तो इसको कहा जाता है विद्युत बलों का अध्यारोपण। मतलब क्या, किसी एक आवेश पे आपको बहुत सारा बल काम करने लगे तो उस आवेश पे बल कैसे, तो क्या कर देना है, इस सब का सदिश योग कर देना है, ठीक है ना। जो भी अलग अलग होगा उस सबका सदिश योग कर देना। जो भी अलग अलग बल होगा सबका सदिश योग कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इस पे टोटल कितना बल काम कर रहा है। अब आइए, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो समझिए, देखिए कोई भी आवेश अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो इस पे बल लगेगा। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे किसी दूसरे आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका फॉर्मूला E बराबर KQ/R² होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं याद रखिएगा, एक काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, और ये एक संतत होता है। संतत कहने का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस होता है, एकदम लगातार, टूटा हुआ नहीं होता है, कभी टूटा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना, ये एकदम लगातार होता है, याद रखिए ये चीज। चलिए अगला, दूगो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूगो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकता है। काटेगा तो कटन बिंदु पर दूगो दिशा बन जाएगा जो कि असंभव नहीं है। लाइन हम लिखवा दिए थे। अब देखिए, अगर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर रेखा खींच रहे हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को दर्शाता है। ये दिखा लगता है कि विद्युत क्षेत्र किन्ने जा रहा है, पूरा पश्चिम दक्षिण में गांव पे किन्ने, तो समझ रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाता है कौन, स्पर्श रेखा। मतलब टेंजेंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, टेंजेंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगला, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। याद रखिए, एक नंबर में पूछ रहा है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, शून्य होता है। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर दो चार्ज इक्वल होना चाहिए, इक्वल कहने का मतलब अगर Q है, IO Q है, इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका साइन अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि क्या, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। मतलब कि दूगो आवेश के बीच अगर बहुत कम दूरी हो और दोनों आवेश बराबर होना चाहिए, बराबर मतलब Q होना चाहिए, इन्हें कि एगो Q एगो 2Q नहीं हो सकता, दोनों Q होना चाहिए और दोनों के बीच में दूरी कम होना चाहिए, ठीक है, तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक विद्युत द्विध्रुव है, तो है ना, क्यों, क्योंकि दोनों का आवेश समान है, एक प्लस है एक माइनस है, इनके बीच का दूरी छोटा दूरी है 2 है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आवेश का मान ले लीजिए और दोनों के बीच का दूरी 2 है, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो निकल जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है, इसका दिशा हमेशा माइनस से कहां होता है, प्लस की ओर, हमेशा दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। इसका मात्रक हो जाता है कूलम मीटर, इसका मात्रक हो जाता है कूलम मीटर। इसका एक और मात्रक है जिसको डेबाई कहते हैं, एक डेबाई में 3.3 गुना 10 के पावर -30 कूलम मीटर होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आप कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो इस पे बल लगता है F बराबर Q। इतना फास्ट जा रहे हैं क्या कि शॉर्ट टर्म में ना रिवीजन करना है,
तो इधर QE इस पे भी लगेगा QE, तो ई मारेगा धक्का ऐसे ई मारेगा धक्का ऐसे, तो ई चक्रिया लगेगा ऐसे गोल गोल घूमे लगेगा। जब भी गोल गोल घूमता है तो हम लोग बात करते हैं बल आघूर्ण का। तो द्विध्रुव ऐसे ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब घूमता है तो हम क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण। और जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर P sin थीटा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। साइन अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में लिखिएगा तो होता है टाउ बराबर, इस साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस लग जाएगा, और कॉस थीटा होता तो डॉट लग जाता, तो P क्रॉस E, ठीक है, ये सदिश रूप है। अब देखिए, जब विद्युत द्विध्रुव को ऐसे था, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दिए बुआ, कुछ कोण पे घुमा दिए, पहले θ1 पे रखा हुआ था, अब फिर θ2, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में कुछ काम उम करिए, बेंचवा को इन्ने से उन्हें टांग के ले जाए तो काम ना करिएगा, ये टोपी उपी का ऐसे घुमा दिए, काम ना कर रहे हैं, काम ना कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज को हिलाते हैं, इन्वर्टर को टांग के उन्ने रख दिए, चाहे 2 किलो बोरा है, 2 किलो का बोरा उसको टांग के उन्ने रख दिए, तो काम करते हैं। उसी तरह विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको घुमा के ऐसे कर दिए, ऐसे था ऐसे कर दिए, तो घुमा दिए, घुमा दिए तो करना पड़ेगा काम। काम कितना करते हैं तो याद रखिए, P cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखिए, जैसे ऐसे था, देखिए ये है विद्युत क्षेत्र, यहां पे ऐसे है, ये θ1 पे था माइनस Q और प्लस Q, विद्युत द्विध्रुव ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए तो ये पहुंच गया, बोलिए θ2 पे, तो घुमाए हैं तो काम तो किए हैं, तो काम कितना हो जाएगा, W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, समझिए, अगर मान लेते हैं ये है आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक, इसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ ऐसे, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, इसको घुमा के कोनो एंगल तक ऐसे घुमाइए तो ई अब आ जाएगा, बोलिए इधर, ई आ जाएगा इधर। तो 90 डिग्री से किसी थीटा कोण पर घुमाने में जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिए, पूछेगा U बराबर माइनस P cos थीटा। चलिए अगला, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं को, इस सतह है लंबवत, ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, जैसे 5 को गुजरा तो फ्लक्स 5, 10 को गुजरा तो फ्लक्स 10, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं को क्या कहते हैं, ऐसे रटिए, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या क्लियर है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे बोलिए, इंग्लिश मीडियम में बोला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से ऐसे गुजर रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस गुजर रहा है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, फाई बराबर EA cos थीटा। इसका यूनिट देख लीजिए, पहले ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और साथ में इसका मात्रक देखिए, या तो ये मात्रक होगा, या तो वोल्ट मीटर होगा, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, या वोल्ट मीटर होगा। साथ में फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फाई बराबर ई हटेगा तो ई दोनों के बीच में डॉट, तो ई डॉट ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। समतल सतह के लिए इसका फॉर्मूला होता है ये, अगर सतह समतल है, ऐसा है, तब फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फाई बराबर EA cos थीटा। अगर सतह गोल है, ऐसे वक्र टाइप का है, तब फॉर्मूला लगाएंगे समाकलन ई डॉट DA, याद रखिएगा। समतल होगा तो ये, अगर समतल ना हो के वक्र होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अगला, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर सरफेस क्लोज है, बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से खुला नहीं रहना चाहिए, इन्हें ऐसा खुला कैले नहीं, एकदम चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर मान लेते हैं आवेश रह जाए Q, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर पूछेगा, ठीक, इसके अंदर आवेश रखता है Q, ठीक। तो अब आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं
ऐसे निकलेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्या करेगा, काटेगा, और काटेगा तो सतह से गुजर रहा है ना विद्युत क्षेत्र रेखा, इसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो समझिए जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 3Q रहता, 3Q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता, फ्लक्स कितना हो जाता, तो 3Q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यही कहता है गॉस का प्रमेय। जैसे मान लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें रख दिए कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और इसमें रख दिए -Q आवेश और +Q आवेश, ये तो विद्युत द्विध्रुव है। इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए तो इससे फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर कुल आवेश कितना, कुल चार्ज कितना, -Q और +Q कितना, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। तो कुल आवेश अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के प्रमेय के आधार पर जो अनुप्रयोग मिला था उसमें 4-5 गो थ्योरम मिला था। पहला, कोई आवेशित गोला है, इसके कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना था, यहां पे निकालना था और यहां पे निकालना था। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र निकाले हैं तो देखिए आउटसाइड पे होता है KQ/R²। और कैसे निकालना था तो महामंत्र दिए थे, पहले बंद पृष्ठ के अंदर Q ले लीजिए, क्लोज सरफेस के अंदर Q ले लीजिए। दूसरा, उसके बाद हम लोग क्या करना है, उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लेना है। उसके बाद तीसरा हम लोग क्या कर देना है, गॉस का प्रमेय लगा देना है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस के प्रमेय से। फाई के जगह हम लोग, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, EA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ए को फेंक दीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र हमारा निकल जाता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब इस थ्योरम में, पांचों थ्योरम में हमको विद्युत क्षेत्र ही निकालना रहता था, पांचों थ्योरम में। तो पहला थ्योरम में देखिए विद्युत क्षेत्र बाहर में कितना निकला, बाहर में, तो बाहर में होता है KQ/R²। और सतह पे अगर त्रिज्या R है, अगर इसका दूरी R था तो KQ/R²। अगर इसका दूरी कैपिटल R है तो ये हो जाएगा KQ/बड़का R²। अगर अंदर में निकालिएगा तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये था पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम कि अगर ये कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मतलब कि एक रैखिक आवेशित है, ठीक है, एक आवेश किसी रेखा पर रखा गया है, तो इससे R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो E बराबर लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अगला, समतल चादर के कारण, समतल चादर कहने का मतलब कि प्लेन सीट है, एक थिन सीट है, पतला सा चादर है, इसके कारण आपको निकालना था। तो हम प्रूव किए थे इस पॉइंट पे, वो होता था E बराबर सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, पतला चादर के कारण। तो देखिए सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट पतला चादर के कारण, अब मतलब थिन सीट के कारण, ठीक है। अब लास्ट, यहां पे अगर कोई चालक समतल चालक है, समतल चालक मतलब ऐसे, अगर ये समतल चालक है, ऐसे चालक है मतलब प्लेन कंडक्टर है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके कारण, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपका टोटल चैप्टर 1 का रिवीजन, ठीक है। इसका प्रूफ सब देख लेंगे। महामंत्र आपको मालूम है, गॉस के प्रमेय का पहले बंद पृष्ठ के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज देखेंगे। दूसरा, बंद पृष्ठ का एरिया, क्षेत्रफल देखेंगे। तीसरा क्या कर देंगे, गॉस का प्रमेय लगा देंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, वो होता है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई के जगह लिख देंगे E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E निकल जाएगा, हर थ्योरम में यही किए थे, ये मेरा महामंत्र था। तो Q बट्टा में A एप्सिलॉन नॉट। तो ये तब हुआ टोटल चैप्टर 1 का रिवीजन, एकदम धमाकेदार रिवीजन हुआ है, ठीक है। थोड़ा जल्दी में हुआ है, क्योंकि जल्दी भी चाहिए, क्योंकि हमको कम समय में सारा वीडियो को रिवीजन करना है। तो
तो एकदम टॉप करने के लिए तैयार रहिए। अगला वीडियो आएगा चैप्टर 2 का एकदम फुल रिवीजन। तो आज के लिए छोड़ देंगे इतना ही। थैंक यू बच्चों, ठीक है, टेक केयर।